ओके बेटा, देखिए तो हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। या एनसीईआरटी में से ये भी कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसमें पहला पार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन, है ना। अब इंट्रोडक्शन के अंदर फिर आप क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, फोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मोमेंटम एंड इट्स चेंज। फिर आगे आप जाके देख सकते हैं, फिर है न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कनेक्टेड मोशन, फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ऐसा है, ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आता है, बट मैं ये वाला पार्ट नहीं लेंगे अपन, अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे अभी? क्योंकि भैया इसको सर्कुलर मोशन के साथ मर्ज करने वाले हैं अपन। मैंने कहा था ना कि सर्कुलर मोशन का टॉपिक निकाल के साथ मर्ज करके अलग से दूंगा मैं आपको, इसलिए। तो अब जब हम लॉज ऑफ मोशन अभी फिलहाल जब हम लॉज ऑफ मोशन बोलेंगे तो वो सिर्फ यहां से यहां तक के होगा। अभी फिलहाल लॉज ऑफ मोशन पे जो टेस्ट रहेंगे वो सिर्फ यहां से यहां तक का होगा। कुछ वक्त बाद जब आपका मतलब 3-4 महीने के बाद जब लॉज ऑफ मोशन पे टेस्ट आएगा तो वो ये भी हो जाएगा कवर, उसमें ये भी रहेगा उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो अब देखो पहला पार्ट जो था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं, दो हिस्सों में मैंने बांटा है इसको। एक है फोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और फोर्स, और दूसरा वाला है मोमेंटम एंड इट्स चेंज। आज हमारा शायद इंट्रोडक्शन आज पूरा हो ना हो, पता नहीं एग्जैक्टली होगा कि भी नहीं होगा। पहला हमारा पार्ट है फोर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। जब भी किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? बताओ, एक्शन से पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे? आप कोई भी चीज को ढकेलेंगे या खींचेंगे फोर्स लगाने के लिए। अच्छा, उससे क्या होता है? तो अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगी। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अगर वो मतलब पहले से मोशन में हो और आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा? रुक सकती है या फिर स्पीड बढ़ सकती है, दोनों में से कोई है ना। आपका दोस्त एक कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चला रहा है, अब आए जोर से धक्का मार दिया गाड़ी से, है ना, क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। आपने पीछे से खींच डाले, स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स लगाने से क्या होता है? एक तो जो रेस्ट में था वो मोशन में आ जाता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था तो एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन में आ जाता है। वैसे देखो, यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए आपको कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती, है ना। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप स्पेस में हो, स्पेस में सारे के सारे प्लैनेट्स जो है आपसे लाखों साल दूर है, लाखों लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब अगर लाइट भी ट्रैवल करेगी वहां से वहां जाएगी, किसी भी नजदीक प्लैनेट पे जाएगी तो उसको कम से कम 1 लाख साल तो भी लगेंगे। बात समझ रहे ना आप? तो भाई ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 लाख साल अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया तो 1 लाख साल के बाद पहुंचेगा किसी प्लेनेट के पास, और मैंने सिर्फ उसको ऐसा धक्का दिया हल्का सा, तो यूं ट्रैवल करेगा, है ना। एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो वहां पहुंचेगा नहीं। अब इसको कई साल लग सकते हैं। जब आप बोल रहे हैं लाखों साल, तो बिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे किसी प्लेनेट के करीब आने के। और जब वो किसी प्लेनेट के करीब आएगा तो जब जाके प्लेनेट उस पर लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और तब उसका मोशन स्पीड अप होगा। फिर उसके बाद स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्लेनेट करीब आ रहा स्पीड बढ़ती जाएगी, धार, नहीं तो चल रहा चल रहा चल रहा, कंटिन्यूसली चल रहा, है ना। आपको यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप चलते रहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं सर, आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए अगर आप बोल रहे कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, मगर मैं यहाँ पर गाड़ी चलाता हूँ, है ना, साइकिल चलाता हूँ, जब मैं गाड़ी या साइकिल चलाता हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ जाती है ना। मैं देखता हूँ, मैं साइकिल पैडल मारा, रुक गया, पैडलिंग करना रुक गया, तो साइकिल चली मैं थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड कम हो गई, फिर वापस से मुझे पैडलिंग करना पड़ता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, और मैंने क्या किया भाई, मान लो कि इंजन बंद कर दिया गाड़ी का, बाइक का, गाड़ी रोल होते हुए आगे जा रही है सिर्फ, मगर थोड़ी देर के बाद तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर मुझे वापस से इसको मतलब इंजन के थ्रू उसको ढकेलना पड़ता, तब आगे जाके बढ़ती। फिर यहाँ क्यों ऐसा है? प्रॉब्लम यहाँ पर दो है। पहली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन ड्यू टू द सरफेस, है ना। आपके रोड के टायर्स जो बार बार सरफेस के साथ ऐसा रोल होते हुए जा रहे हैं, तो सरफेस में उनका रगड़ हो रहा है, उसकी फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम हो रही है। दूसरा, एयर रेजिस्टेंस।
जब भी कोई चीज ट्रैवल करती है तो आसपास के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में हमारे हवा है, पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर है, वो हमारे साथ लगातार टकराते रहते हैं। और जब वो हमारे साथ लगातार टकराते रहते हैं तो हमारी स्पीड को क्या करते हैं बेटा, कम करते रहते हैं। आई बात समझ में आपको बेटा? दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये चीजें यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए भी हमको फोर्स लग जाता है। मगर अगर हमारे आसपास कोई भी फोर्स नहीं होता, कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं होता, कोई भी स्पीड कम करने वाला फोर्स नहीं है, जैसा फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है एयर का, तो अब अगर मैंने एक बार गाड़ी चालू कर दिया तो जिस स्पीड में मैंने एक बार एक्सीलेटर दे दिया, 60 की स्पीड मान लो, तो गाड़ी लगातार 60 की स्पीड पे चलते रहेगी। आप लगे तो इंजन बंद करके बैठ जाओ, लेट जाओ, तुम सो जाओ, एक नींद ले लो, वो गाड़ी है ना वो चुपचाप वही स्पीड से चलते रहेगी नॉन स्टॉप। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तो फोर्स क्या है? तो फोर्स इज अ टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल। एक टेंडेंसी है ड्यू टू पुश और पुल, ड्यू टू विच a body changes its state of rest or uniform motion, जिसके कारण जो बॉडी है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाला जो कंडीशन है वो चेंज कर देती है ना। अगर मैं फोर्स का एसआई यूनिट आपसे मांगू, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? वैसे तो न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल एन के सिंबल से देते हैं, मगर इसके अलावा फंडामेंटल यूनिट्स में भी इसको कह सकते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, तो वैसे तो डायन होता है, या फिर वेरी गुड बोलिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायंस, एनी आइडिया? वेरी गुड, 10 का पावर 5 डायंस। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं डायमेंशन इसका F इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, m1 l1 t माइनस 2, इसका डायमेंशन होता है। ओके, आगे मैं यहां पर क्या करने वाला हूं बेटा, एसआई यूनिट को क्लासिफाई करने वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, गौर से देख रहे हैं बेटा? तो ठीक है भाई, हमारे एसआई यूनिट्स हैं फोर्स के, हम देखते हैं कि वो दो कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं बेटा, दो कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। एक कैटेगरी का नाम क्या है बेटा, आपका एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी कैटेगरी का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट। आई बात समझ बेटा? एक को क्या कहा गया है, एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरे का नाम क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट। अब किसे कहा गया है एब्सोल्यूट यूनिट? कुछ नहीं बेटा, ये जो भी आप पढ़ रहे थे न्यूटन, ये ना एब्सोल्यूट यूनिट है। तो फिर ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम, जस्ट किलोग्राम, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। तुम नोटिस करते हो, मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारा वजन क्या है ना, और तुम वेट, और तुम क्या बताते, किलोग्राम, किलोग्राम में बताते ना, मेरा वजन इतना इतना किलो, 10 किलो, 50 किलो, 10 किलो का है कोई यहाँ पे? हाँ है ना, 10 किलो कोई है क्या? नहीं है। 50 किलो, 40 किलो, 90 किलो, 95 किलोग्राम्स। रिसेंटली आई वॉज 93 किलोग्राम वेट, है ना, 2 किलो कम हो गए। तो 93 किलोग्राम्स। अब आप देखो क्या है, आप सारा वजन जो है किलोग्राम्स में बता रहे, हालांकि वजन तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो बॉडी ग्रेविटी जो है या अर्थ जो है बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वजन बोलते हैं, है ना। मगर वजन तो होना चाहिए न्यूटन में, मगर हम गिन रहे काय में, किलोग्राम्स में, है ना। ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का। तो बोले अगर मुझे कोई फोर्स की वैल्यू
अगर मुझे कोई फोर्स की वैल्यू किलोग्राम में आ गई, ये किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स किलोग्राम में आ गई, और मुझे उसे कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट यूनिट में यानी कि न्यूटन्स में, तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करता हूं? तो भाई वेरी सिंपल, कि आपका होता है 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, और 1 किलोग्राम वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 न्यूटन। अप्रोक्सीमेशन में 10, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम लोग इस मल्टीपल को 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं, क्योंकि 9.8 से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू 10 से कैलकुलेट करना। अगर मान लो डिवाइड करना रहा तो 9.8 से डिवाइड करना थोड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स आएगा, वहीं 10 से डिवाइड करने पे नंबर इजी आएगा, दैट्स वाई। ठीक है, और इसी तरह आप सीजीएस यूनिट को भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ कि एक मतलब लिमिटेड है आपको सिर्फ एसआई को लेकर। सीजीएस में जैसे आप जानते हैं फोर्स के लिए डायन है, तो यहां पर आ जाएगा ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स या जस्ट ग्राम, और देखिए 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डायन, 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डायन। आया समझ में आपको? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। तो बेटा देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन आया है, सॉरी नॉट क्वेश्चन, हमारा टॉपिक जो आया है फंडामेंटल फोर्सेस, सॉरी फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। हम जो यूनिवर्स में जितने भी फोर्स जानते हैं, जितने भी फोर्स आप जानते हो या फील कर पाते हो, वो इन चारों में से कोई एक कैटेगरी में आता है। जैसे कि अगर मैं दो प्लैनेट्स के बीच में फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्जेस के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना। आप किसी चीज को आपस में, हाथ को आपस में घसते हैं तो आपको फील होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप अपना वजन फील कर पाते हैं, आप चेयर पे बैठे हो, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं अपना वजन फील कर पा रहा हूं, है ना। क्यों, कैसे? क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूं या बैठा हूं वो सरफेस मुझे ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। किसी रस्सी से आप लटक जाते हैं, मतलब हाथ से, है ना, है ना, हाथ से अगर लटकते हैं तो जो रस्सी में जो तनाव पैदा होता है, वो टेंशन जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने नोटिस किया होगा कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक तो वो आपस में कुछ कुछ तो ऐसे कंपोनेंट्स है जो बिल्कुल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते ना रिपेल करते, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना अट्रैक्ट करता ना रिपेल करता, है ना। और अगर प्रोटॉन प्रोटॉन देखा जाए तो एक दूसरे को रिपेल कर दे, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा मजबूती से न्यूक्लियस के अंदर बंद है। इतना ज्यादा मजबूत है कि अगर आपको न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को अलग करना है न्यूक्लियस में से, तो आपको एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करना पड़ता है, इतना ज्यादा फोर्स उसके अंदर है। तुम सोचो ये फोर्स कहां से आया, और ये फोर्स कैसा, कितना ताकतवर होगा न्यूक्लियस के अंदर। आगे जाके आप एक रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव डीके, उसमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके होता है। तो उसमें एक बीटा डीके करके होता है, उस बीटा डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। हमेशा जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो लोग समझते हैं अच्छा अच्छा वो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकलते होंगे, एटम छोड़ के चले जाते होंगे, बट टू योर सरप्राइज यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो इलेक्ट्रॉन वो नहीं होता है जो घूम रहा है आसपास। बोले फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, तो बोले ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से आता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आया? वो आप भाई अब थोड़ा सा सस्पेंस में रह जाओ आप थोड़ी देर के लिए, है ना। अब वो न्यूक्लियस में से जो एक पार्टिकल निकलता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो वो कहां से आया, कैसे आया, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। वो वीक न्यूक्लियर फोर्स वाला पार्ट रहेगा। देखो ये सारे जो चीजें हैं इन डिटेल उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आने वाला है। जैसे ग्रेविटेशन, ऑलरेडी ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है, उसको बहुत डिटेल में हम वहां पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में डिटेल में आप न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा बहुत इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर में, थोड़ा बहुत मैकेनिकल, मतलब पूरे मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है इसको लगातार। तो थोड़ा सा ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और ये बाकी सबको थोड़ा थोड़ा कुंजम 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 थोड़ा थोड़ा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे।
ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, हमारा सबसे फंडामेंटल पहला और आसान वाला जो है और बहुत इजीली फील हो जाता वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट डेवलप्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट डेवलप्स, बेटा बातें नहीं, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स by virtue of its mass is called as gravitational force। तो एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मासेस के बीच में डेवलप होता है या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डेवलप होता है उनका मास होने की वजह से, हर वो चीज में ये फोर्स डेवलप होता है जिसके पास मास है ना। तो देखो कैसा कि एक न्यूटन साहब, जो न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत सारे लॉज दिए, बहुत सारे लॉज, तकरीबन हर फील्ड में उनका नाम आते रहेगा तुमको, हर आगे जाके चैप्टर मिलेगा, अरे यहां पर भी न्यूटन, अरे वहां पर भी न्यूटन, हर चैप्टर में उनका नाम मिलते रहेगा, तभी तो 1 लाख डायनों के बराबर है वो। तो भैया अब क्या है कि हर चैप्टर में उनका नाम मिलता रहेगा, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। तो उसमें से एक लॉ उन्होंने दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, आपने 10th में भी पढ़ा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल उनका ये कहना था कि यूनिवर्स का हर पार्टिकल, मैंने अर्थ का नहीं बोला, मैंने यूनिवर्स का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, और उसका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसा आप देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स, मास को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा फोर्स ज्यादा फील करने के लिए, और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस तो फोर्स उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है। जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है, मैग्नेटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव है, मगर ये एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो मैं बोलूंगा इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलो मान लिया, जैसे कि मैंने कहा अभी आपकी बात को दोहराया था कि न्यूटन साहब ने जो कहा था कि न्यूटन दुनिया का हर पार्टिकल, यूनिवर्स का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो अगर ऐसी बात है कि यूनिवर्स का हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, मतलब आपके हाथ में जो पेन है ये भी पेन अट्रैक्ट कर रही है ना, मेरे हाथ में जो पेन है, इमरान सर के हाथ में जो पेन है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना, यूएस में कोई टीचर पढ़ा रहा होगा उसके हाथ में भी एक ऐसी पेन होगी, है ना, मेरे हाथ में जो पेन है वो भी पेन ये अट्रैक्ट कर रही है। फिर आपके माइंड में ये सब लोग आपस में आगे चिपक क्यों नहीं रहे? द प्रॉब्लम इज ये बहुत ज्यादा वीक होता है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का पूरे सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है बेटा, आई बात समझ में आपको? इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। अब दूसरी बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, एक और खास बात, मैंने अभी बोला कि यहाँ की जो पेन है और यूएस में जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसके हाथ में जो पेन है ना, तो वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब तुम इसकी रेंज समझ सकते हैं इतनी ज्यादा है। अरे तुम ये तो छोड़ो, ये बहुत छोटी रेंज है, सूरज का और हमारे अर्थ के बीच का डिस्टेंस लाखों किलोमीटर दूर है ना ये, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। अरे वो छोड़िए, आप सोचो गैलेक्सी के अंदर आप देखते हैं, है ना, एक गैलेक्सी का जो सेंटर है, जो ब्लैक होल जहां होता है, जो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इतने सारे प्लैनेट्स के तरफ रिवॉल्व करते हैं, है ना, आप वो सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा, तो लाइट ईयर्स में वो फिर भी अट्रैक्ट करें, मतलब ये बहुत बड़ी रेंज वाला फोर्स है। तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। आई बात समझ में आपको, है ना। एक खास बात बताऊं, इसको मीडियम से फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अगर मैं मान लूं कि दो पार्टिकल्स है एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर,
उनके बीच में फलाना फलाना कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा। अब वही दो पार्टिकल्स को मैं पानी के अंदर डुबा देता हूँ और मैं बोलता हूँ अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? जी हाँ है। कितना है? उतना ही है। मतलब बीच में क्या मीडियम है उससे कोई लेना देना नहीं है ना, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तुम सोचोगे पानी आ गया तो कम हो गया, नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम नहीं होता, बाकी दूसरे फोर्सेस कम होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम नहीं होता। तो मैं बोलूंगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, चलो मान लिया। और एक आखिरी बात, जिससे अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे बात करूं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डाउनवर्ड्स नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो बोला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल force is directed towards the center of the earth, towards the center of the earth। आया समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बारी आई हमारी अगले नाम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है ना। हो सकता है ये शायद आज का पूरा दिन खा जाए, सिर्फ यही अकेला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, a force that develops between two objects due to the charge on it is called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेटा उधर पर्दा बंद कर दो, पर्दा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो। नहीं हाँ ऐसा, मैं बस हो गया ओके बेटा, ध्यान दो इधर। A force that develops between two objects is called as charge on due to charge on it is called as electromagnetic force. Examples: electrostatic force, ये जो चार्जेस के बीच में डेवलप होता है फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, पांचवा टेंशन इन स्ट्रिंग, restoring force in spring। बेटा उसमें अगर लाइट आ रहा होगा तो बंद कर देना, थोड़ी देर की बात है। मॉलिक्यूलर फोर्स, उधर का खोलना, खिड़की खुली है, देख लो इधर। आप देख रहे हैं यहां पे कि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया। अ फोर्स दैट डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू चार्ज ऑन इट।
एक ऐसा फोर्स जो बॉडीज को फील होता है एक दूसरे के ऊपर, किस चीज के वजह से फोर्स फील हो रहा हो, चार्जेस की वजह से, ऐसे को हम लोग कैटेगरी में रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कौन कौन से फोर्सेस है जो उस कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ चुनिंदा 6 के आसपास मैंने आपको बताया है। जैसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज अ, है ना, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स के बीच में का फोर्स वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब दो चीजों को आपस में आप घसते हैं तो ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है। नॉर्मल रिएक्शन ये क्या चीज है बताता हूं थोड़ी देर में। टेंशन इन द स्प्रिंग ये भी, रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे आते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये जब भी मैंने ये बाकी के 4 नाम लिखा, ब्रैकेट में मैंने एक कॉमन नाम लिखा, मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर से। केमिस्ट्री के अंदर ये केमिस्ट्री का एक्चुअली पार्ट है, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, थोड़ा बहुत पता चलेगा। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्स जिसे वैन डर वाल्स फोर्स कहा जाता है, आयन डायपोल फोर्स, ये अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ये बॉटल का स्ट्रक्चर क्या है, सिलेंड्रिकल, है ना। अब इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना बेटा, ये आपस में ऐसा ग्रुप बना के खड़े होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं, उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। हम अंदाजे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, समझ में आने के लिए हाथ पकड़ के खड़े होंगे। अब हुआ क्या कि भैया मैंने क्या किया कि ये इसको ऐसा दबा दिया, तो क्या हुआ यहां पे बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस, जो इधर के जो पार्टिकल्स थे, इधर के और इधर के, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, फैल गया ना। वो जो दबाया तो इधर और इधर के पार्टिकल दूर चले गए, तो वो उनके बीच का बॉन्ड दूर हो गया। स्प्रिंग में क्या होता है, आप खींचो तो स्प्रिंग क्या करता है, वापस लेके आता है अपने आप को, रिस्टोर करता है। तो वैसे ही आपने इसको खींचा, ऐसा दबाए तो ये चीजें दूर दूर हो गई। अब जैसी छोड़े तो क्या हुआ, वापस आ गई। बात समझ में रहे ना आप। या फिर आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, या फिर मैंने इसको कंप्रेस किया, तो मैंने चारों तरफ से दबाया और उसको पूरा ऐसा कंप्रेस किया, तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे जो पहले दूर दूर थे, मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे थे, तो ये नजदीक नजदीक आए थे, जैसी छोड़ा वापस चले गए, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कई सारे अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बेटा। लिखना बाद में, ध्यान दो बेटा सब लोग, पहले मैं लिखने का टाइम देता हूं सबको। तो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, किसको बेटा, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग किस्म के फोर्सेस होते हैं। ये फोर्सेस बिल्कुल एक्ट करते हैं लाइक अ स्प्रिंग, इसके जैसा बेटा, स्प्रिंग के जैसा, स्प्रिंग के जैसे फोर्सेस होते हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं जो स्प्रिंग के जैसा होते हैं आपके जो, तो बेटा हम क्या देखते हैं कि जब आप उसको पुश करते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, हम जब खींचते हैं तो वो भी क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। स्प्रिंग क्या होता है, हर चीज को रेजिस्ट करता है ना। अब अगर कोई स्प्रिंग मैं इसको दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। उसको स्प्रिंग को खींचूंगा तो वो भी इसको भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो याद रखना ये मॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अब ऐसा है, आप इमेजिन करो, ये फ्रिक्शन को तो जब मैं इसका पार्ट लूंगा फ्रिक्शन का, दिखा के दिया था ना, तो आपका फ्रिक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हुआ मैं उसको उस टाइम में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूं ऊपर के आखिरी के 3। तो देखो बेटा, हम थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। नॉर्मल रिएक्शन, देखो बेटा, एक सरफेस है, जस्ट अ मोमेंट, ये सरफेस है बेटा, और मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट्स को इसके पास, एक ब्लॉक को, एक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर लाके रख दिया मैंने, जिसका एक सर्टेन मास होगा, से m, एक मास होगा। अब होगा क्या, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को उसको लाके रखता हूं करीब, इसके आखिरी के एज में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। सरफेस के जो कांटेक्ट में आ रहा है, मेरे टेबल के सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके साथ क्या होंगे बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसा एक मैं बताऊं, पाउच, जैसे एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर ऐसा रखा सरफेस पे, तो इनके यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी तरह जिस टेबल पे आप रख रहे, जैसे ये टेबल पे आपने यहां रखे, तो उसके भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या हो रहा है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए,
अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए और ये मतलब ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये जो पर्स का या जो कहा जाएगा पाउच का जो मॉलिक्यूल था, वो जिस सरफेस पे रखा गया टेबल के सरफेस में, वो घुसने की कोशिश करेगा। मगर यहां पर के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल मतलब क्या होते हैं, किससे बनते हैं वो? एटम से। एटम्स के पास क्या क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस, अतराफ में इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल के पास जो एटम होगा, उस एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन घेर कर एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं पूरा, जैसा हम बोलेंगे, देखो मैं बोलूंगा एटम को डिस्क्राइब करो, क्या बोलेंगे सर? ये बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते रहता है ना। अगर मैं बोलूंगा 2-3 एटम एक साथ ला ली तो हाँ बस उनके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे ऐसा बार 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 बार। तो मैं बोलूंगा ओके, तो मैं डायग्राम बना के दिखा, तो बोले ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनका इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे, ये घूम रहे, ये घूम रहे, है ना। तो तुमने देखो ये एक जो लाइंस बनाया मैंने, ये किसका रास्ता है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरा घेरे रहे ना, उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ऐसा है कि यहां पे जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसके? ब्लॉक के। ये क्या बेटा अपने पास? ब्लॉक। तो ब्लॉक के क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सरफेस के क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे, नजदीक नहीं आने देंगे। और वही रिपल्शन हमें फील होता है। तो एक चीज बताऊं, गजब की चीज है ना। अगर कहा जाएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो फिजिक्स का यह मानना है कोई भी दो चीज आपस में टच नहीं करती। कोई भी दो चीज आपस में टच नहीं करते। बोले सर ये क्या, मेरे को तो फील हो रहा है, मैंने टच किया, यहां पर फील हो रहा है मेरे को, है ना, अच्छे से फील हो रहा। बोले क्यों फील हो रहा भैया? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं और आपके हाथ के जो मॉलिक्यूल्स है, जब आपके करीब आए ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हुआ, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये आपका जो सरफेस है स्किन का, वो दब गया। और दबने की वजह से जितना दबा वो आपको क्या फील हुआ? फोर्स फील हुआ। तो ऐसा कहा जाता है फिजिक्स में कि कभी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता, बहुत ही हाई माइक्रोस्कोपिक लेवल का उनके बीच में गैप होता है और उनके बीच के जो चार्जेस है वो एक्चुअली एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो जो फील आता है वो एक्चुअली फोर्स ऑफ रिपल्शन है। मगर इतना टेंशन मत लो तुम अभी, है ना, तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा भाई, इसके छोड़ दो यार, इतना भी टेंशन मत लो, है ना। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे बेटा? रिपेल कर रहे। देखो हो क्या रहा है हमारे को, तो क्या हो रहा है हमको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, जिसको हम लोग वेट भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं बेटा वेट, है ना। और हो क्या रहा है, जो बीच रास्ते में सरफेस है वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ उसको ढकेल रहा है। सरफेस क्या कर रहा है बेटा? ऊपर की तरफ उसको ढकेल रहा है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहां पर है, सरफेस के साथ ये सब के सब ऊपर ढकेलेंगे इसको, एक ये ऊपर, तो सबका कुल मिला के फोर्स ऊपर की तरफ पैदा होगा। नॉर्मल रिएक्शन कभी कैपिटल एन तो कभी कैपिटल आर से इसको दिया जाता है। कहीं कहीं किताबों में कैपिटल एन नाम दिया गया है, कुछ किताबों में कैपिटल आर नाम दिया। आई बात समझ में? अगर मेरे पास सरफेस ऐसा कुछ हो, है ना, कि ब्लॉक ऐसा रखा गया हो, ब्लॉक रखा गया है कुछ ऐसा, और मैं कहूंगा ये एक एंगल थीटा, मतलब आपको नजर आ रहा होगा कि सरफेस जो है इस बार, सरफेस जो है बेटा इस बार सीधा फ्लैट है क्या? थोड़ा सा इंक्लाइन है। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है। बोले अब देखो क्या? तो बोले इस बार हमारा वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां होता? सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब डाउनवर्ड्स, है ना। मगर नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बेटा? यहां सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? ब्लॉक को ढकेलेंगे, और किधर ढकेलेंगे? ऊपर। तो हमेशा याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं यहां लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। याद रखना हमेशा, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हमेशा सरफेस को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, है ना। सरफेस कौन से सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा? जहां पर वो कांटेक्ट में है ब्लॉक आपका, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा देखो यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा? आपके सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन दिया ना, तो उसको कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा वो सरफेस?
तो उतना ही देगा जितना उसके ऊपर कोई सामने वाले ऑब्जेक्ट ने वजन लगाया है। तो मैं बोलूंगा अच्छा सामने वाले ऑब्जेक्ट ने कितना वजन लगाया है, mg, तो सरफेस भी कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा आपको, mg। तो बोले मैं बोलूंगा ये आपका इतना ही वजन फील होगा आपको, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर mg के बराबर है। फिर आप बोलेंगे सर ये यहां का कैसा, क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg के बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं। एक काम करके देखो, आप सब लोग अभी करके देख सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट होगा, पैड वैड होगा, उसको लो ऐसा, है ना, आप उसको हाथ में ऐसा रखो और अब आप क्या करो, हल्का 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 हाथ को ऐसा टेढ़ा करते जाओ, हल्का हल्का, है ना, ऐसा थोड़ा सा उसको टेका देने लगे तो तुमको हाथ पे वजन हमेशा सेम फील हो रहा क्या, आप ऐसा करो हल्का हल्का हल्का, जब आप ऐसा टेढ़ा हो रहे हैं तो हाथ में सेम वजन फील हो रहा क्या ऑब्जेक्ट का। ये अगर भारी चीज होंगी आपके हाथ में तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं पकड़ना बेटा, भाई तू ऐसा पकड़ के घुमा दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप अगर चीज को ऐसा 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 करके आप उसको घुमा के देखेंगे तो आपको हाथ पे जो वजन है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वो वजन कम 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 फील होते आ रहा है ना। तो अब ऐसा है नॉर्मल रिएक्शन, बेटा सीधा जान दो, बस रोटियां नहीं बेलना है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको उतना ही देख मिलेगा जितना सरफेस पे वजन पड़ रहा है, जितना सरफेस पे वजन पड़ रहा है। यहां पर पूरा का पूरा वजन पड़ रहा था सरफेस पे, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर था। यहां पर पूरा का पूरा वजन सरफेस पे नहीं पड़ रहा। बोले सर फिर कितना पड़ रहा, हमको क्या करना पड़ता है, देखो तुम्हारे को पता चलेगा तुमको वेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है। हमको क्या करना पड़ता है, यहां पर वेट को दो कंपोनेंट्स में बांटना पड़ता है, एक कंपोनेंट ये रहता है और एक कंपोनेंट ये रहता है। आपके सामने दो एंगल, बताओ थीटा वाला कौन सा होगा, थीटा कौन सा है, ये थीटा है कि ये थीटा है, बेटा ये वाला थीटा रहेगा। बोले सर ये कैसा, अरे तुम देखो ये सीधी लाइन जा रही है ना, ये रही सीधी सीधी लाइन जा रही, सीधी सीधी लाइन जा रही यहाँ पे। अब जब ये सीधी सीधी लाइन जा रही, देखो ये पूरा एंगल देखो कैसा आ रहा, ये थीटा है, और अगर ये देखा जाए तो बेटा ये कितना है बेटा 90 डिग्री है। अच्छा ठीक है बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना है बेटा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो एडजेसेंट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये देखो ये दिख रहा ना, ये लाइन और ये लाइन कैसी है बेटा पैरेलल है, और ये सीधी जा रही काटते हुए, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना है बेटा 90, ये पूरा एंगल कितना बेटा, उसमें से ये क्या है बेटा पूरा एंगल, ये है 90 माइनस थीटा। अगर 90 डिग्री का एक एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा थीटा। तो बोले भैया ये थीटा हुआ, तो अगर ये थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता है बेटा mg cos थीटा, और ये क्या होगा बेटा mg sin थीटा। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बेटा किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके अपोजिट आ रहा, पूरा mg cos थीटा के अपोजिट आ रहा ना, है ना, तो इसके बराबर होगा आपका। तो आपको जो वजन फील हो रहा है हाथ पे, वो आपके जो बुक के जो भी चीज आपके हाथ में थी, आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 डिग्री का एंगल ले लिया, है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट आपका 10 किलो का है, हाथ पे रखा, वजन कितना फील हुआ 10 किलो, 10 किलोग्राम वेट है, किलोग्राम वेट, तो 10 किलोग्राम वेट है, ओके चलो मान लिया। अब मैंने इसको टिल्ट किया 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 और मैंने 60 डिग्री का एंगल का डाला। अब मेरे हाथ को कितना वेट फील हो रहा है इसका, 60 डिग्री का है, तो मैं बोलूंगा इसका एक्चुअल वेट कितना है बेटा 10 किलोग्राम वेट, 10 किलोग्राम वेट, या फिर 100 न्यूटन पकड़ लो, 100 न्यूटन। और अब बताओ कितना है थीटा 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 50, तो मुझे एक्चुअल फोर्स कितना फील होगा अपने हाथ पे 50 न्यूटन। तो मेरा हाथ भी फिर कितना नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा 50 न्यूटन। आई बात समझ में, इस तरह से होता है। और जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट से ही रिलेटेड है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट से, ये हो गया था ना, आया ना, इधर ले लेता हूं। नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं कि वेट से ही रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो
मैंने इसको फोर्स लगाया F, मैं इसको ऐसा पुश कर रहा, ऐसा पुश कर रहा। बताओ ये ऑब्जेक्ट कितने सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में है? कितने सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में? सरफेस कितने यहां पे? दो है, एक ये है फ्लोर और एक है वॉल। ये दो सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में। वैसे एक और है हाथ का, पुश करेंगे तो आप, है ना? तो खैर ठीक है, वो हाथ वाले फोर्स को इग्नोर करते हैं। फोर्स अप्लाई हुआ इधर F, और क्या हुआ, आपने इसको पुश किया। जब इधर पुश हो रहा है तो दीवार क्या करेगी? वो भी रिएक्शन फोर्स देगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसका इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द वॉल। और देखो वेट नीचे जा रहा है, इसका वेट mg, तो सरफेस क्या करेगा, फ्लोर क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर। आया समझ में? तो जितने, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बैलेंस करता है। जहां जहां पे भी सरफेस आएगा, कभी वो अप्लाइड फोर्स की वजह से होता है, कभी किसी और फोर्स की वजह से होता है, नॉर्मल रिएक्शन पैदा होता है। ठीक है, चलो यहां पर लिख लो पूरा अच्छे से।